एयरपोर्ट पर सिर्फ साधना ही आई थी। आलियान को हैरत हुई, कोई भी नहीं आया। जॉब पर जाना इतना ही ज़रूरी था सबका। जब वो घर आए तो आलियान मुस्कुरा दिया। शटलकॉक के सामने की दीवार पर छोटी बड़ी रंग बिरंगी पर्चियाँ जगह जगह चिपकी थीं और उन पर नोट लिखे थे। दोनों मिलकर नोट पढ़ने लगे और सरा गौर न किया कि साधना लेडी मेहर को लेकर किचन डोर से अंदर चली गई है। कुछ पर दोनों पर मज़ाहिया फ़िक्रे चुस किए गए थे। कुछ पे सिर्फ अमराहा को मुखातिब किया गया था, कुछ पे सिर्फ आलियान को। जैसे कि आलियान के लिए चंद नोट्स पे ये लिखा था, बेचारों के ग्रुप में शमूलियत मुबारक हो आलियान। दुनिया में हर काम मुमकिन है, शौहर बनकर वापस इंसान बन जाना मुमकिन नहीं। दुनिया में एक ही मजलूम कौम है जो खुद पर हुए जुल्मों के खिलाफ आवाज़ बुलंद नहीं कर सकती, शोहरों की कौम। आवाज़ की इस फोतगी के लिए नेक तमन्नाएं। हमराह के लिए एक नोट पर लिखा था, हमारे पास अब दो ऑप्शन हैं, मानचेस्टर से निकल जाएं या मानचेस्टर में रहकर अमराहा को भुगत लें। हम सबका मुश्तरका ख्याल है सिर्फ पहला ऑप्शन ही काबिल कबूल है। काफ़ी देर तक हंसते रहने के बाद दोनों अंदर की तरफ लपके। दरवाजे पर हाथ रखा ही था कि वो ऐसे खुल गया जैसे अंदर से धक्का दिया गया था। गोल्फ बॉल्स, पॉपकॉर्न बबलर, कलर बॉल्स की धनु ढेर ने दोनों को किसी सुनामी तूफान की तरह वजनी और ताकतवर लहर की तरह आ लिया और वो उसमें दब गए और उसी में दबे रहे और उनके हाथों, पैरों, मुंह, सर और ना जाने कहाँ कहाँ कलर बॉल्स मुख्तलिफ रंगों में अपने नक्श छोड़ गईं, मतलब उन्हें चोकर बना गईं। दोनों ने इस छेड़ में से सर निकाला और एकदम से शटलकॉक के ऊपर नीचे के कोने खुदरू से एक फौज निकलकर नुमादार हुई और यकजुबान चिल्लाए, सरप्राइज! कैसा अच्छा सरप्राइज था ना। कार्ल, वीरा, साई सब आगे खड़े थे। इट्स शो टाइम, कार्ल ने उंगली उठाकर कहा और 1 2 3 के बाद गले में झूलते गिटार पर इस शिद्दत से हाथ मारा कि अमराह ने अपना सर दोबारा ढेर में दे लिया कि मुबादा बहरी ही ना हो जाए। आलियान ने खुद को और अमराह को उठाने की कोशिश की, लेकिन गर्दन तक धंसे होने की वजह से वो ऐसा करते बार बार गोल्फ बॉल से फिसल कर गिर जाता। थक कर वो वहीं बैठा रहा और कार्ल, वीरा और साई का शो देखने लगा, जो किसी रॉक स्टार की भद्दी और खौफनाक नकल उतार रहे थे और शादी के साइड इफ़ेक्ट से लबालब हुए गाने को हिलजुल कर और उछल उछल कर गा रहे थे। और पीछे शायद पूरी यूनी जो आ मौजूद हुई थी हिल हिल कर उनका साथ दे रही थी। उन सब के दांत नीले पीले रंगों से रंगे हुए थे और जब वो गाने के लिए मुंह खोलते तो बहुत दिलकश मंजर पेश करते। साई ने आगे बढ़कर आलियान के सर पर कागज़ की टोपी रख दी जिस पर लिखा था, मिस्टर राइट, और फिर अमराह के सर पर रखी जिस पर लिखा था, मिसिस ऑलवेज राइट। गाना गाते वो आगे ही आगे उनकी तरफ बढ़ते आए। वो गोल की सूरत उनके ऊपर झुक गए, जैसे ज़मीन से निकले डायनासोर के जोड़े को मुलाहिजा कर रहे हों, और फिर नीले पीले दांतों वाले मुंह खोलकर यकसबान चिल्लाए, कॉन्ग्रेचुलेशन। अमराहा ने सोचा कैसे शरीफ लोग हैं, कैसे प्यार से मुबारकबाद दे रहे हैं। शरीफ लोगों में से एक ने उसे एक गिफ्ट दिया जो बाद असा अमराहा ने अपने कमरे में बहुत शौक से खोला और एक पंच निकलकर उसकी नाक पर बड़े जोर से लगा। उससे कितनी बार तो इस फिल्म को फिल्मों और टीवी में देखा था। इतना आम होने के बावजूद वो पंच बहुत हास अंदाज से उसकी नाक सोचा गया। दुनिया भर में इस गिफ्ट को खोलने वाले इससे बरामद होने वाले खूंसे से अनजान ही होते हैं। अंदर एक नोट रखा था, लिखा था, मेरी तरफ से पहला तोहफा, ये याद दिलाने के लिए कि मैं बदलने वाला नहीं हूँ। हाँ, वो कैसे भूल सकती है कि वो बदलने वाला नहीं है। एक तोहफा आलियान भी कार्ल के लिए लाया था। लाहौर की सैर करते वो इत्तेफाक से एक ऐसी दुकान के सामने से गुजरा जहाँ खालिस देसी और रिवायती सामान रखा था। उस खालिस सामान में से आलियान ने कार्ल के लिए क्या लिया? हुक्का। जी। उसे दुकानदार से हुक्के को इस्तेमाल करने का तरीका मालूम किया और खरीद कर ले आया। तुम सिगरेट बहुत पीते हो ना? ये डैड है सिगरेट का। सिर्फ डैड ही उठा लाए? मॉम, ग्रैंड मॉम, ग्रैंडपा नहीं लाए? नहीं, वो अगली बार जाऊंगा तो लाऊंगा। मैं देख रहा हूँ तुम्हारी ज़बान ने चलने में काफ़ी रफ्तार पकड़ ली है। अच्छा, सुना है कि तुम एवा के घर कोई कार्रवाई करने गए थे और उससे कुत्ते से जा मिले। जिस रफ्तार से तुम भागे देखने वालों ने उस रफ्तार की दाद दी। साई जो उन दोनों के करीब ही बैठा था उठकर खड़ा हो गया। मेरा ख्याल है तुम ये समझ ही चुके हो अब के जानवर तुम्हारे धोखे में आने वाले नहीं और वो तुमसे डरने वाले भी नहीं। कार्ल ने उछलकर साई की गर्दन दबोच ली। साई, पूरी यूनी में एक तुम्हें मैंने बच्चा समझकर छोड़ा हुआ था। तुमने साबित कर दिया तुम बड़े हो गए हो अब। साई हंसने लगा। खुदा के लिए मुझे तंग करो, मैं तुम सबका बाप बने रहने से तंग आ चुका हूँ। फिक्र ना करो, मैं मुस्तकिल तुम्हारा बाप बना रह सकता हूँ।
बाप कार्ल ने बच्चे साई को दोनों हाथों से उठाकर सर से बुलंद कर दिया। साई चीखें मारने लगा। आलियान साई की मदद को लपका। आलियान को उन्हें डिनर करवाने ले जाना था और आलियान जानता था हादसों पर कार्ल उसकी जेब पर किस कदर भारी पड़ने वाला है। दूसरी तरफ अमराहा, वीरा, साधना एन को डिनर के लिए ले जा चुकी थी। जिंदगी इस मामूल पर आने लगी जिससे वो हटी हुई थी। आलियान सुबह उसे शटलकॉक से अपनी साइकिल पर बिठा लेता। कभी वो वीरा के साथ साइकिल पर होती, कभी वो 3 या 4 अपनी अपनी साइकिलों पर होते। जब वो आलियान की साइकिल के पीछे होती तो वो उसे एक लंबे चक्कर के पार यूं ही उतारता और कार्ल उन्हें देख लेता तो उनकी साइकिल से अपनी साइकिल टकराता, उन्हें गिराता, हाथ लहराता आगे निकल जाता। उसका मानना था कि अमराहा ने ब्राज़ीला में ऐसी बहादुरी का मुजाहरा किया और ऐसे ज़ख्म खाए कि अब ये छोटे मोटे ज़ख्म उसके लिए कोई मायने ही नहीं रखते, और ऐसे छोटे मोटे ज़ख्म उसे अक्सर लग भी जाएं तो क्या फ़र्क पड़ता है। रात को जॉब से वापसी के बाद और अपने हॉल जाने से पहले वो उससे कमरे की खिड़की तक आता और कुछ देर ठहर कर चला जाता। उस सीढ़ी पर नई नई धुनें बजाने लगा था और बारहाना चमक ने मुस्तकिल उसकी आंखों में बसेरा कर लिया था। अब वो साइकिल को गोल दायरों में घुमाता था और उस दायरे के अंदर अमराहा को खड़ा कर लेता था। अब इसकी ज़रूरत नहीं रही थी कि वो यूनी में उसके पीछे पीछे रहे, क्योंकि अब वो उसके साथ रहता था। और अब ये सवाल कि क्लास के बाद वो कहाँ मिल सकता है का जवाब अमराहा के साथ भी पुराना सा हो चुका था। आलियान ने अपने सारे गुमशुदा एहसासात पा लिए और उससे बड़े जामिया अंदाज से खुद को इकट्ठा कर लिया। वलीदुल बशर ने एक और बार फिर कोशिश की थी उससे अपने काम लाने की, और इस बार उससे भड़के बिना बहुत आराम से उसके जहन में ये नशीन कर दिया कि ऐसा होना मुमकिन नहीं। मार्गरेट की सारी डायरियां उससे अमराहा को दे दी कि वो उन्हें पढ़ ले और जान ले कि उसकी माँ कैसी खातून थी। ये जानने के लिए अमराहा को डायरी पढ़ने की ज़रूरत बिलाशुबा नहीं थी। आलियान के साथ में उनकी शख्सियत बहुत अच्छे से नुमायाँ हो जाती थी, लेकिन उसने ये डायरियाँ इस नज़र से ज़रूर पढ़ी जिस नज़र से आलियान पढ़ता रहा होगा। मैनचेस्टर की सड़कों पर चहलकदमी करते, बारिश के फव्वार से खुद को भिगोते और किसी गुमनाम रेस्टोरेंट के अकेले पुरसकून गोशे में बैठकर कॉफ़ी या सूप पीते, वो उससे अपने बचपन की बातें सुनाता। वो उसे बताता कि उसकी माँ देखने में कैसी थी और जब कभी वो मुस्कुरा देती थी तो अपने हुस्न को कैसे मुकम्मल करती थी। वो उन रंगों और मलबूसात के बारे में बात करता जो मार्गरेट पहना करती थी, और उसे वो सब जुमले ठीक ठीक याद थे जो मामा मार्गरेट उसे गोद में बिठाए उससे कानों में कहा करती थी। उन सब बातों को करते वो कम ही अफसरदा हुआ करता था, क्योंकि वह महसूस करता था कि वो पुरसुकून होता जा रहा है। जिस बेचैनी ने उसके अंदर अपने पंजे गाड़ दिए थे वो निशान अब मिटने लगे हैं। ठीक है कि आज भी वो कॉफ़ी बनाकर उसे किचन में ही भूल आता है, ये सोचते सोचते कि अमराहा इस वक्त क्या कर रही होगी। वो उसे फ़ोन करता है, उससे बात करता है। फ़ोन बंद होते ही वो फिर सोचने लगता है कि अब अमराहा क्या कर रही होगी। और कभी कभी वो हॉल में अपने कमरे में सोते हुए घबरा कर उठ बैठता है। उस पर वही कैफियत तारी हो जाती है जो ब्रासीला स्टेडियम के बाहर हुई थी। वो सिर्फ फ़ोन ही नहीं करना चाहता, वो साइकिल भगाता शटलकॉक आता है और अमराहा के कमरे के दरवाजे में खड़े होकर उसे सुकून से सोता देखकर चला जाता है। वो उसके साथ नए नए खेल खेलता है। तुम्हारे पास 1 मिनट है, तुम कहीं भी जाकर छुप जाओ। फिर 1 मिनट बाद तुम टाइम नोट करना कि मैंने तुम्हें कितनी देर में ढूंढ निकाला। वो दोनों हफ्ते की शाम एक पुल पर खड़े थे। हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। आसपास काफ़ी रश था और वो उसे छुप जाने के लिए कह रहा था। ठीक है, उसे सर हिलाया। आलियान ने अपना रुख उससे मोड़ लिया। 1 मिनट गुजरा तो उसे ढूंढने के लिए निकला, और जैसे कि उसमें अमराहा नामी रडार फिक्स था, उससे ठीक 1.5 मिनट के अंदर अंदर आइसक्रीम खाते अंकल आंटी की आड़ में छुप कर चलती अमराहा को चा लिया और उंगली उठाकर कहा, फ्रीज। अब तुम्हारी बारी। अमराहा ने मुस्कुराकर कहा, रुख मोड़ लिया। और 1 मिनट गुजरा और वह जरा सा आगे हुई और ठोकर खाकर गिर गई। 15 सेकंड के अंदर अंदर उसने आलियान को ढूंढ निकाला, क्योंकि आलियान खुद भागता हुआ उसके पास आ गया। वो सड़क पर गिरी, कहके लगाती रही, कितनी बड़ी ड्रामेबाज हो तुम, चलो फिर से करो। वो सारी बात समझ गया। मैं फिर गिर जाऊंगी, तुम फिर से आओगे। अगर ये ड्रामा 100 बार होगा तो तुम 100 बार इस चाल में आओगे। तुम्हें हर बार यही लगेगा, ओह, इस बार ये सच में गिर गई। हर बार तुम इस झूठ में आओगे, तुम रह नहीं सकते। अमराहा के खेखे बुलंद से बुलंद होते जा रहे थे। आलियान ने गौर से अमराहा को देखा। तो तुमने कॉल से क्लासेस लेनी शुरू कर दी?
मैं गई थी उसके पास, उसने कहा एडमिशन बंद हो चुके। वो उठकर खड़ी हुई। उससे एडमिशन बंद होने का कहा था या तुम एंट्री टेस्ट में फेल हो गई? आलियान ने जानदार कहका लगाया। अमराहा भी हंसने लगी। आलियान ने चुप जाने और ढूंढ निकालने के इस खेल को किसी और दिन के लिए उठा रखा। अब वो उसे इस ख्वाब के बारे में बताने लगा जिसमें फूलों से सजी कश्ती उन दोनों को बिठाए पानी पर रवां थी, और उसने सोच लिया है कि वो इस ख्वाब को हकीकत में बदलने का वादा भी उससे कर लेगा। लेडी मेहर चंद दिन मॉर्गन के पास जाकर रह आई थीं। वो नानी बन गई थीं और उन्हें ये समझ नहीं आ रही थी कि खुदा की किस किस नेमत और किस किस रहमत का शुक्रिया अदा करें। खुदा ने मुझे कैसे और कितना नवाज दिया है, वो तशक्कुर से कहती जाती। इंसान दोस्त इंसानों को खुदा नवाजता ही रहता है और वो कभी दुखी नहीं होते, क्योंकि वो दूसरों के दुखों को सुखों में बदलने में लगे रहते हैं। वो जो दिल में कोई ताज्जुब रखते हैं ना नज़र में हसद, ये लोग जो दुनिया में कम ही होते हैं, अगर ना हो तो ज़मीन बेआबाद और बंजर होने में वक्त ना ले। वीरा का भाई एलेक्सी चंद दिनों के लिए मैनचेस्टर आया और एक कार में ठुंस कर उन्होंने उसे मैनचेस्टर और लंदन घुमाया। बेचारा साई कार आर्यान के साथ पिछली सीट पर बैठे पिचक पिचक कर चुन्ना मुन्ना सा होकर वापस गया। वीरा कार चलाती लहराती रही और अमराहा पूरी कुव्वत से चिल्लाती रही। जाते वक्त वो वीरा के गोशी गुजार एक बयान जारी कर गया। अगर तुम इन सबको रूस लाने का इरादा रखती हो तो मैं पहले ही बता दूं, रूस के टुकड़े होने के बाद ये दूसरा सानिया होगा जो रूस पर गुजरेगा। रूस पर कैसा ही बड़ा सानिया गुजरता। अब उन सबको वहां जाने से कोई नहीं रोक सकता था। डिग्री के बाद और हालियान अमराहा की बाकायदा शादी के बाद उन्हें वहीं जाना था। इस दौरान एक बार अमराहा ने भी पहाड़ पर रस्से से चढ़ने की कोशिश की और वीरा से स्केटिंग भी सीख रही थी। यानी वो दिन भी दूर नहीं था जब मानचेस्टर की सड़कों पर एक काले और भूरे बालों वाली लड़की रेस लगाती नजर आएंगी। और इस बार भी रशियन लड़की खुद को हरा देगी ताकि पहली बार रेस लगाने वाली लड़की मुकाबले से बददिल ना हो जाए और वो हिम्मत ना हार दे और रूस की खबर चलाते वो टीवी चैनल ना बदल दे। चंद एक बार अमराहा ने कार्ल की भी मदद की। एक बार उसे एमा का जूता लाकर दिया और एमा को भी नंगे पैर यूनी से घर जाना पड़ा। जूते वाली हरकत पर शर्मिंदा होती अमराहा एमा के घर माजरत करने और ये साबित करने गई कि उसे भी मालूम नहीं था कि कार्ल उसके पास से जूता छीन कर ले जाएगा। एमा उसके लिए कॉफ़ी बनाने किचन में गई और एमा के पीछे किचन तक जाते रास्ते में आते लाउंज बेडरूम चंद रैक्स के करीब से गुजरते अमराहा ने अपनी किताबों में दबी एक फ़ाइल खोल खोल कर खाली करनी शुरू कर दी। कुछ ज़्यादा नहीं, फ़ाइल में कॉकरोच की नन्ही मुन्नी सी फौज आबाद थी जो अब एमा के घर परवरिश पाने वाली थी। एमा अमीर बाप की नाजुक अंदाम कॉकरोच को खूनी भला समझने वाली प्यारी सी बच्ची थी। कुछ ज़्यादा नहीं हुआ, एमा का नर्वस ब्रेकडाउन होते होते रहा। कॉकरोच थे कि हर तरफ से निकलते ही आ रहे थे। इतने कॉकरोच तो उसके पूरे ख़ानदान ने अपनी पूरी पैदाइशी और वफ़ाती तारीख में नहीं देखे थे। खैर, अमराहा का और कॉकरोच का क्या ताल्लुक? वो तो कॉफ़ी पीकर आ गई थी वापस और फिर हेमा को साइकिल रेस चैलेंज भी दे दिया। हेमा की साइकिलिंग अच्छी थी, सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए उससे चैलेंज कबूल कर लिया। और जब वो फिनिंग लाइन क्रॉस करने जा ही रही थी कि एक छर्रा उसके सर पर आकर लगा और वो बेचारी ऐसे गिरी कि 2 दिन यूं ही नहीं आ सकी। कहते हैं मोहब्बत और जंग में सब जायज़ है। शायद एमा ने नहीं सुना था, अलबत्ता कार्ल ने सुना भी था और याद भी कर लिया था। कार्ल को बुरा भला कहते बल्कि बुरा भला साबित करते अमराहा ने एमा के मुतवक्का शो के पास भी हासिल कर लिए थे। आर्ट स्टूडेंट की हैसियत से अपने डिज़ाइन किए गए मलबूसात को पहनकर वो खुद भी रैंप वॉक कर रही थी। अच्छा हादसा क्लेमेंस इवेंट था कि कार्ल रैंप पर चढ़ गया और ये लंबे सारे रैंप पर जिम के अंदाज में ज़ोंबी बना एमा के साथ साथ चलते उसे घूरता रहा। न पलक झपकी, न गर्दन का साफिया बदला। जो लोग वहाँ बैठे थे वो ये समझे कि ये ऑर्गेनाइजर्स का ही कोई इवेंट डिज़ाइन है, और जो रैंप पर चल रही थी वो अपनी वॉक खराब नहीं करना चाहती थी। अलबत्ता बैक स्टेज जाकर वो रो पड़ी। तुम्हारे मरने पर मैं एक ग्रैंड पार्टी दूंगी कार्ल, रोते रोते वो चिल्लाई। वो पार्टी तो वो तब देती ना जब पार्टी देने लायक रहती, और कार्ल वाकई मर भी जाता। उसकी सिर्फ एक गलती थी कि उसने कार्ल को प्रपोज किया और फिर छोड़ दिया। लेकिन अब कार्ल तो छोड़ने के लिए तैयार नहीं था ना। कुछ गलतियां ऐसे ही जान का अजाब बन जाती हैं। एहतियात करनी चाहिए। एहतियात से वो सब एक एक चीज़ का इंतखाब कर रहे थे ताकि रात की पार्टी में वो किसी सूरत किसी फिल्मी हीरो से कम ना लगे। शार्लेट से कार्ल ने एक फिल्मी पार्टी के पास हासिल कर लिए थे। आलियान को तो ज़रा दिलचस्पी नहीं थी जाने में। कार्ल, साई,
शावेज जा रहे थे क्योंकि दुनिया भर के तालीमी इदारों में पढ़ने वाली नस्ल दुनिया की सबसे भूखी और आम होती है। ये जितना खाती है उतनी ही और भूखी रहती है, जितना और खाती है उतनी और भूखी रह जाती है। तो इस भूख को मिटाने वो सब एक कोशिश करने जा रहे थे। वो खाना खाने जो बाकौल उन्होंने सिर्फ तस्वीरों में ही देखे थे और ख्वाबों में ही चखे हैं। उन तीनों का जोश व खरोश देखकर आलियान कहके लगा रहा था। फिर शॉर्लेट आ गई और वो उसके साथ चहलकदमी करने लगा। मॉर्गन और वो चंद दिनों के लिए मामा महर के पास रहने आई थी। मॉर्गन तो खैर मामूल के मुताबिक आया करती थी, लेकिन शॉर्लेट को इस वक्त आने की जल्दी रहा करती थी जब उससे कोई मज़ेदार सी नई कहानी बना ली होती थी और उस कहानी को उसे फुल परफॉर्मेंस के साथ मामा को सुनाना होता था। जाहिर है नई कहानी उसके पास आलियान और अमराहा की थी। तो तुमने ब्राज़ीला में हज़ारों लोगों को फलांगा और कई लोगों को खोंसे मारे और कितने ही लोगों को उठा उठा कर फेंका। हाँ, ये कहानी मुझे अच्छी लगी। तुम्हारी शादी के दिन मैं सबको सुनाऊंगी। वैसे मामा को सुना चुकी हूँ मैं। ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो हंसिया। तो मॉर्गन ने ठीक कहा था, इस बार दूल्हा भागेगा। शार्लेट उसके निकाह से अब तक 50 बार ये कह चुकी थी। दरअसल उससे बात करते उससे भाई की जगह ये जुमला कहना शुरू कर दिया था। लेकिन कितना ही अच्छा होता अगर तुम ऐन शादी के वक्त भागते। कितनी हसरत है मुझे ऐसे मनाजिर को बराह रास्त देखने की। आखिर हसरतें जल्दी पूरी क्यों नहीं होती? अगर ऐसी छोटी छोटी ख्वाहिशें भी पूरी ना हो तो क्या फ़ायदा ज़िंदगी का। मुझे यकीन है जॉर्डन ने एक नफसियाती मौलिद से रब्ता कर लिया होगा। मेरे लिए? नहीं, खुद अपने लिए। वैसे तुमने एक अच्छा हीरो होने का सबूत दिया। तुम पार्टी में जा रहे हो? नहीं, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं जाने में। मैं पहले से ही जानती थी। अच्छी बात है, जाना भी नहीं चाहिए। वैसे अमराहा और वीरा मेरे साथ जा रही हैं और एन भी, और इत्फाक से साधना भी। शार्लेट ने आंखें पटपटाईं। आलियान चौंका। अच्छा, क्या फिल्म स्टार भी आ रहे हैं? आए या ना आए, तुम्हें तो इस सब से दिलचस्पी ही नहीं। नहीं, मुझे फिल्म स्टार से मिलना है। किस फिल्मी सितारे से? पैरामाउंट पिक्चर्स की हीरोइन अमराहा से। वैसे अमराहा और वीरा हाथ स्यारी कर रही हैं जाने के लिए। अच्छा। वो सोचने लगा कि उसे क्यों नहीं बताया गया। उसे इसलिए नहीं बताया कि वो सब आपस में ही इंजॉय करना चाहती थी। उन्हें मालूम था कि कार्ल जा रहा है, लेकिन उससे लिफ्ट किससे करवानी थी। हॉल वापस आकर वो भी जाने के लिए तैयार होने लगा तो उन सबको उस पर हंसने का मौका मिल गया। वो चुपचाप उनकी हंसी सुनता रहा और तैयार होता रहा, और फिर वो सब पार्टी में आ गए। कार्ल तो पार्टी में ऐसे शामिल हुआ जैसे मेहमान हुसूसी वो ही था। आलियान अलबत्ता इधर उधर देखता और घूमता रहा। एक दूसरे के साथ मुंसलिक तीन बड़े बड़े हॉल्स थे। शॉर्लेट फ़ोन उठा रही थी, ना अमराहा और वीरा, एन और ना ही शरीफ सी साधना। हद है, कितनी तेज़ हो जाती हैं ये लड़कियां जब एक साथ होती हैं तो। हॉल्स और उन हॉल से निकलती सीढ़ियां चढ़ चढ़ कर उतर उतर कर वो थक चुका था, और हर तरफ चमकते धमकते लोग फैले हुए थे, और उन लोगों में एक अमराहा ही दिखाई नहीं दे रही थी। उसे साधना और एन एक जगह नजर आ गईं। अमराहा कहाँ है? उससे साधना से पूछा और उससे कंधे उचका दिए। उफ, ये खवातीन। उसे वीरा भी नजर आ गई। चंद लोगों से बात करते हुए करीब ही शॉर्लेट खड़ी थी, लेकिन अमराहा नहीं थी। उससे उनके करीब जाकर उनसे पूछा, और जवाब में उन्होंने उसे ऐसे देखा जैसे जानते ही नहीं कि वो है कौन और पूछ क्या रहा है। वो खुद ही सर उठा उठा कर देखने लगा। फिर उसे दूर अमराहा की झलक नजर आई, जो मुस्कुराकर किसी की आड़ में छुप रही थी। वो उसकी तरफ लपका, लेकिन वो वहाँ नहीं थी। कितनी ही बार वो उसे ऐसे ही नजर आती रही, किसी के आड़ में छुपती हुई और गायब हो जाती हुई। आलियान को बहुत शौक था ना उसे ढूंढ निकालने का, तो वो उसका ये शौक पूरा कर रही थी। कई सौ लोगों की आड़ में छुप छुप जाने का खेल अच्छा है। अपने रेशमी आसमानी रंग के फ्रॉक के दामन को लहराते खूबसूरत लोगों के हजूम के पीछे छुप छुप जाते उसके लिए अपनी हंसी पर काबू रखना मुश्किल हो रहा था। चंद एक ने गर्दन मोड़कर उसे देखा, और जैसे कुछ जानकर और सब समझकर वो मुस्कुरा दिए। हॉल की वसत में और लोग दाखिल होने जा रहे थे। रश बढ़ रहा था। आलियान का काम और मुश्किल हो रहा था। वो उसे पूरी शिद्दत से ढूंढ रहा था। वो पूरी शिद्दत से छुप रही थी, और फिर अफरा तफरी में सीढ़ियाँ चढ़ते आलियान का पैर फिसला और वो 2 स्टेप लुढ़क कर गिर गया, और यूं 10 सेकंड के अंदर अंदर अमराहा उसके सामने थी। जाओ, फिर छुप जाओ। मैं फिर ढूंढ निकालूंगा तुम्हें। मैं 100 बार गिरूंगा, तुम 100 बार आओगी। अगर ये झूठ होगा तो तुम हर बार इस झूठ में आओगी। आलियान ने एक आंख दबाकर कहा और उठ खड़ा हो गया और उसका हाथ पकड़ लिया
कि वो फिर से छुप ना जाए। आज वो उसे इस ख्वाब के बारे में बताने वाला था, जिसमें उसके बालों में लहरें थीं और उसकी पोशाक सुर्ख थी। अब उसे अमराहा से वादा लेना था। क्या वो इस ख्वाब को हकीकत में बदल देगी? यकीनन वो इनकार नहीं करेगी। मैं एक खुशकिस्मत इंसान हूँ। मैं एक दोस्त रखता हूँ और मेरी खुशियों के सारे रास्ते मेरे दोस्त के दिल से होकर आते हैं, क्योंकि मेरी दुआओं पर आमीन मेरा प्यारा दोस्त है। तुम्हारे साथ मिलकर बिजनेस करने का इरादा मैंने बदल दिया है। वो किस लिए? मैं बिजनेस करूँगा लेकिन अभी नहीं। मेरा ख्याल है पहले मुझे ज़िंदगी को थोड़ा एंजॉय कर लेना चाहिए। और मेरा ख्याल है अब तक तुम ज़िंदगी एंजॉय ही करते रहे हो। एक बिजनेस स्टडीज़ का स्टूडेंट क्या ज़िंदगी एंजॉय करता रहा होगा फर्श? हर वक्त पढ़ना, लाइब्रेरी, किताबें, असाइनमेंट, लेक्चर्स, ये वो सब। मुझे तो ये तक मालूम नहीं कि यूनी में कोई कैंटीन भी है। कैंटीन का तुम्हें मालूम भी कैसे होगा? तुम्हें कुछ खरीद कर थोड़ी खाना होता है। मुझे तो प्रोफेसर्स के ऑफिस का मालूम है या बिजनेस डिपार्टमेंट का। यूनी आना, जॉब पर जाना, हॉल जाकर रात के तक पढ़ते रहना और पढ़कर शराफत से सो जाना। जिंदगी ऐसी होती है क्या? कितने मासूम लग रहे हो तुम ये सब कहते कार्ल। पता नहीं आलियान कौन बद्दुआ दे गया है मुझे ऐसी मासूमियत की। मेरा तो दिल चाहता है शरारतें करूं, उछलूं, मस्ती करूं, तुम्हारे साथ इधर उधर की सरगर्मियों में हिस्सा लूं, और नहीं तो एक आधी बार किसी को छोटी सी चुटकी ही भर लूं, देखूं कि वो कैसे उछलता है। आलियान सर हिलाने लगा। सिर्फ एक चुटकी भरने का ख्वाब ही अधूरा रह गया होगा ना तुम्हारा। अभी तो मैंने कोई ख्वाब देखा ही नहीं। चंद दिन पहले कोकल करते मेरी नज़रों से एक रॉयल प्रिंसेस गुजरी। खुदा के लिए आगे कुछ ना कहना। मैं शाही खानदान की बर्बादी बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। मैं एक सच्चा इंग्लिश शायरी हूँ और मेरी सब हमदर्दियाँ शाही खानदान के साथ हैं। कार्ल ने मुंह बना लिया। तुम अपनी वफादारी कायम रखो। वैसे वो बरतानवी शहजादी नहीं है। ओह अच्छा, फिर भी कार्ल, वैसे एमा एक अच्छी लड़की है। उसकी मुस्कुराहट बहुत प्यारी है। मैं जब जब उसे अकेला देखता हूँ मुस्कुरा देता हूँ कि कैसी खुशकिस्मत लड़की है एमा। तुम्हारे बगैर कैसे खुश खुश और प्यारी प्यारी सी लगती है। वो कितनी प्यारी है ये अमराहा तुम्हें बताएगी, क्योंकि उसकी मुस्कुराहट पर तुम्हारे ख्यालात मैं अमराहा को तफसील से बताऊंगा। फिर खिड़की बंद मिलेगी और जूलियट की फटकार खुली, जिसे सुनते तुम बड़े खुश खुश और प्यारे प्यारे से लगोगे। फिर तुम एमा को मना लो। मैं आलियान नहीं जो उसके पीछे पागल हो जाऊं, और वो अमराहा नहीं कि मुझे पागल कर भी दे। दुनिया में एक मखलूक लड़की की कभी कमी नहीं रहती। हर तरफ से हशरात की तरह निकलती आती हैं। कितने भी स्प्रे कर लो, कितनी भी जहरीली दवा फैला दो, ये तबाही दुनिया में फैलती ही जाती है। जब तक तुम लड़कियों को हशरात समझते रहोगे वो तुम्हारे साथ इंसान बनकर संजीदा कैसे होंगी? मैं खुद को इंसान समझता हूँ काफ़ी है, जबकि दूसरों को इससे इख्तलाफ है। आलियान ने कहका लगाया। क्लास लेने के बाद वो दोनों यूनी में टहल रहे थे और फिर करीब से गुजरती एक फ्रेशर लड़की जरा सी उछली और हल्की सी चीख मार दी। कुछ ज़्यादा नहीं, कार्ल ने तो बस चुटकी भरने का अपना नन्हा मुन्ना सा ख्वाब पूरा कर लिया था। आखिर हर इंसान का हक है कि वो अपने ख्वाब पूरे करे और उनकी ताबीर पर खुश हो। आखिर कोई कब तक अपनी ख्वाहिशें दिल में दबाए रखे? ये इसका काम है। कार्ल ने गुस्से में बस लाल ही हो जाती लड़की से आलियान की तरफ इशारा करके कहा और भाग गया। आलियान को भी ज़ाहिर है भागना पड़ा, क्योंकि लड़की अपने दाएं हाथ को थप्पड़ के लिए सहमत देती नजर आ रही थी। उसी दिन की शाम को अमराहा वीरा की साइकिल के पीछे बैठी आइसक्रीम खा रही थी। अमराहा ने तो वैसे भी जॉब छोड़ दी थी और वीरा के पास भी कुछ वक्त निकल आया, तो वो दोनों साथ निकल पड़ी और इधर उधर खाते पीते वो मानचेस्टर में आवारागर्दी करती रहीं। मैं अब भी रात को अक्सर डर कर उठ जाती हूँ। मुझे डर लगता है कि मैं ख्वाब में वही सब देख रही थी जो तुम्हारे साथ ब्राज़ीला में हुआ था। वो ज़िंदगी का बदतरीन एहसास सम रहा। मैंने महसूस किया कि मेरा जिस्म बेचैन हो रहा है और मुझे कुछ सुनाई और दिखाई नहीं दे रहा। वीरा पहली बार उस वाक़े के बारे में बात कर रही थी। साइकिल पर बैठे बैठे अमराहा की आंखें नम हो गईं और उससे वीरा की कमर में मोहब्बत के गहरे और शदीद एहसास के तहत बाजू हमाल किया। मैंने उसी वक्त महसूस किया अमराहा कि वो ज़िंदगी क्या होगी जो तुम्हारे बगैर होगी, बगैर आवाज़ के। मैंने खुद को रोते पाया और उस वक्त मुझे लगा कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं सारी दुनिया को आग लगा दूंगी। मैं अब तक नहीं समझ सकी अमराहा कि आखिर वो क्या है जो मेरा तुमसे जुड़ गया है और जो जुदा होने के लिए तैयार ही नहीं। मुझे तुमसे ऐसा जानलेवा लगाव क्यों है? आखिर इतनी दूर रूस में रहने वाली लड़की वीरा और उतनी ही दूर पाकिस्तान में पैदा होने वाली अमराहा के अंदर ऐसा क्या बीज दिया गया है जो तनावर होता जा रहा है
और जिसने हमें अपनी छाँव में ले लिया है। ऐसे फासलों पर पैदा होने वाले लोगों को इतनी गुर्बत कहाँ से आ गई? अब अमराहा साइकिल चलाने लगी थी और वीरा उसके पीछे बैठ गई थी। इसे खुदा की रहमत कहते हैं, जो अच्छे इंसानों की सूरत में कहीं भी आ लेती है। फिर फासलों की अहमियत रहती है ना रंगो नस्ल की। अमराहा ने कहा। उस अमराहा ने जिससे खुदा से हज़ारों लाखों बार शिकवे किए थे कि उसने उसे अच्छे लोगों के हजूम में पैदा नहीं किया। शायद। वीरा ने सर हिलाया और रूसी गाना गाने लगी, जिसे अमराहा भी साथ साथ गाने की कोशिश करने लगी। और मानचेस्टर की सड़कों पर सुरमाई और सफ़ेद फ्रॉकों में मलबूस दो लड़कियां गुनगुनाती हुई उस रास्ते की तरफ बढ़ने लगी जिस पर दो सच्चे दोस्त ही गामसन हो सकते हैं और जो उन्हें ज़िंदगी की सुबह के सभी उजाले लिए खुशामदीद कहती है। और खुशकिस्मत भी। मैं तुम्हें इसलिए खुशकिस्मत नहीं कहूँगी कि तुम्हें आलियान मिला। मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए खुशकिस्मत कहूँगी कि तुम दीदी की बेटी बन गई हो। वो दोनों निशिस्ता में बैठी हैं। अभी अभी अमराहा मामा महर को उनके कमरे में सुला कर आई थी। उससे पहले वो सब साधना की कहानी सुनते रहे थे। एन भी सो चुकी थी। जब मैं यहाँ आ रही थी तो मेरा दिल चाहता था कि मैं मर जाऊँ, लेकिन किसी दूसरी जगह अनजाने लोगों अनजाने माहौल में ना जाऊँ। मुझे ये एहसास लग रहा था। लेकिन जब मैं यहाँ आ गई तो मुझे लगा मैं जिस घर से रमेश के लिए निकल गई थी मैं उसी घर में वापस आ गई हूँ। आर्यान बहुत बीमार था और मुझे बहुत सारे पैसों की ज़रूरत थी और इस घर के सारे पैसे मेरे हवाले थे। आज तक मुझसे एक पैसे का हिसाब नहीं लिया गया। रोज़ सुबह आर्यान को एक फ़ोन कॉल जाती है यहाँ से और दीदी उसे रोज़ एक नज़म सुनाती हैं। यूँ आर्यान बुलंद हौसला और बाहिम्मत होता जा रहा है। आर्यन ठीक हो जाएगा क्योंकि उसके लिए दीदी ने दुआ की है। आर्यन की माँ की दुआएं रद्द की जा सकती हैं, दीदी जैसे इंसान की नहीं। आर्यन की बीमारी की सूरत में जो मुझे लगता था कि भगवान ने मुझे सज़ा दी, वो दीदी के मिलने से वहम हो गई। मुझे पहली बार लगा कि हाँ, मैं भी भगवान को प्यारी हूँ। उससे मुझे प्यारे लोगों में भेजा। अमराहा, अगर हमें दर्द मिलता है तो दवा उससे बढ़कर मिलती है। अमराहा ने साधना की गीली आंखें साफ की। आजकल साधना बहुत खुश थी और खुशी से बार बार रो पड़ती थी। लेडी महर ने आर्यन और आर्यन के पापा को मानचेस्टर बुलवाया था आलियान की शादी के लिए और साधना से गुजारे भी वक्त नहीं गुजर रहा था। तुम बहुत खुशकिस्मत लड़की हो अमराहा, मसीद आंखें गीली करते हुए साधना ने कहा। हाँ, बहुत ज़्यादा। अब दुनिया में कौन है जो मुझे स्याबक कह सके। मैं मामा महर के ज़ेरे साया रहने वाली हूँ, जो असमत की बुलंदियों पर हैं, जो फ़र्श पर अरश वाले की रहमत है। और रहमत जैसे ही दादा भी रोज़ फ़ोन करते और रो पड़ते। पहले ये एहसास था कि वो पढ़ने गई है वापस आ जाएगी। अब ये यकीन कि बस अब वो पढ़ाई हो गई, रुखसत हो गई। वो रोज़ पापा को भी फ़ोन करती, सलाम करती, हाल चाल पूछती, फिर खामोशी छा जाती और फ़ोन बंद हो जाता। दादा कह चुके थे कि अपने बाप की खामोशी का एहतराम करो, तो वो वही कर रही थी। मोहब्बत उधर भी कायम थी और इधर भी। और फिर रात कितनी ही छोटी क्यों ना हो, सूरज तुलू होने में वक्त लेता है और उस मतलूबा वक्त का एहतराम करना चाहिए। मौसम बदल रहा है, वक्त गुजर रहा है और इस बार दोनों के पराहन दिलकश हैं। सुबहों का इंतज़ार रहता है, शामों में ठहरा जाता है और रातों की नींद में दिलपसंद ख्वाब देखे जा रहे हैं। मानचेस्टर निखर निखर कर सामने आ जाता है। यूनिवर्सिटी में घड़ियां बंद कर देने को जी चाहता है और कभी कभी ये दिल भी चाहता है कि यूनी के सारे दरवाजे बंद कर दिए जाएं, किसी को कहीं जाने ना दिया जाए और सब दायरे बनाकर बैठ जाएं और अपने अपने देश की कहानियाँ सुनाएं और सब सुनते जाएं, सुनते ही जाएं। वक्त कभी ना गुजरने के लिए ठहर जाए या पूरी यूनी को रेशमी लिहाफ में लपेट दिया जाए और उसके सराहने बैठकर उसे मोहब्बत से घंटों देखा जाए। फिर उसी के सराहने खुद भी मीठी नींद सो लिया जाए। सेमेस्टर ख़त्म हो जाने को था। बस उनकी प्यारी दलारी यूनिवर्सिटी में गुजरे दिन अब डायरियों और एल्बम से ही मुकेद हुए रह जाने वाले थे। वो सब स्टूडेंट्स जिन्हें वो नाम से और वो सब जिन्हें शक्लों से जानते थे, वो सब जिंदगी की राहों में बिखर जाने वाले थे। साई रूपा से सारे मोहब्बत नहीं कर सका क्योंकि उसे लगा कैसे वो उसके लिए मुश्किलात का बायस बनेगा। लेकिन रूपा ने खुद ही उसे इंतज़ार करने के लिए कह दिया और साई के लिए यही बहुत था। वैसे भी वो पहले ही कह चुका था कि मैं उसके फ़राक में रोने की बजाय उसे खुशी से याद करना और दुआओं में उसका नाम लेना पसंद करूँगा। ये बात सिर्फ साई ही कह सकता था और वो कर भी सकता था। नवाल और दाइम की शादी हो गई।
ये शादी उन्होंने हाथ सेमेस्टर ख़त्म होने से पहले की, ताकि उनके सब दोस्त शिरकत कर लें। और वैसे भी इम्तिहानात के बाद आलियान अमराहा की मुतवक्का शादी का ऐसा शोर था कि उन्होंने इम्तिहानात से पहले अपनी शादी को तरजीह दी। प्रैंक वीक आने से पहले ही कार्ल ने ऐलान कर दिया कि वो ये वीक 2 वीक पहले से ही मनाएगा, और उसने ऐसा किया भी। पहले मरहले में वो जिम की कॉपी बन गया और बगैर पैसों के काम शुरू कर दिया। वो 1 घंटा या कुछ ज़्यादा वक्त एक एक को देता, और इतने से वक्त में ही वो शिकार को आजिज़ कर देता। जिम तो फिर भी एक हाथ का फासला रखता था, उससे ये फासला भी कम कर दिया। एन मुंह के पास अजीबोगरीब सिरप पीकर, मुंह से गंदी से भी गंदी बू निकालते हुए, कि नाक पर हाथ रखने पर भी बू नाक में घुसी आए। एक ही हफ्ते में उससे कई शिकार निपटा लिए, और उसी एक हफ्ते में वो यूनी में हाथ जूते पहन कर आया, जो खुदा जाने उससे किस साइंसदान से बनवाए थे, कि खुद आइंस्टाइन बना था उनके लिए। उसके तलवे में वो रिकॉर्डिंग थी जो चलने पर चल पड़ती, और खुदा माफ़ करे, सुनसान किले में चमगादड़ों और बुलाओं के चिल्लाने की आवाज़ें, और दरमियान दरमियान में जादूगरनी के बुलंद बांग शैतानी कह के, जिन्हें सुनते ही माओं की गोदों में पहना लेने को दिल चाहता, गूंजने लगती। वो जहाँ जहाँ से गुजरता कानों में उंगलियां ठूंसने पर मजबूर कर देता, और जाहिर है वो जिम बना किसी शिकार के पीछे होता। वो उन जूतों की वजह से भी अपना सर पीट लेता। उसके ये जूते यूनी में कुछ ऐसे मशहूर हुए, और मुंह से उठती बू ने फिजा कुछ ऐसे महकाई, कि उस वीक को उसके नाम से मंसूब कर दिया गया, यानी अजाब वीक। इस अजाब वीक से अगले वीक उसने एक महसूस चिप का इस्तेमाल शुरू कर दिया। ये चिप जिस जगह लगाते वहीं रंग और सूरत इख्तियार कर लेती। इंसानी खाल से ज़्यादा बेहतरीन जगह कौन सी होती है उसे लगाने के लिए, तो उसे इंसानी खाल पर चिपका दिया जाता। इंसानी दर्जा हरारत पर 30 सेकंड के अंदर अंदर ये तेज़ आवाज़ से फट जाती, और खाल पर खूननुमा धब्बे और चली हुई खाल की तरह फैल जाती। जिसकी खाल पर ये यूं फटती, वो ये समझता कि उसकी खाल फट गई। ये खाल गालों पर, कानों, गर्दन, हाथों, बाजू, उंगलियों पर बहुत फटी, खासकर लड़कियों की। और उससे इस किस्म की चीखें और शक्लें देखने को मिली कि बाकौल आईनी शाहिदीन, ऐसे गज़बनाक वाक़यात पहले कहाँ किसी को देखने नसीब हुए होंगे। इस प्रैंक पर कार्ल के काफ़ी पैसे लग गए थे, लेकिन खैर, जब वो वज़ीर आज़म बन जाएगा तो टैक्स की सूरत सब वसूल कर लेगा। कार्ल ने अपने कमरे में बाकायदा एक एक का नाम लिखकर फहरिस्त बनाकर लगा रखी थी, जिससे वो शिकार कर लेता, उस पर टिक लगा देता। वो नहीं चाहता था कि बाद में उससे पछताना पड़े, खासकर जब वो बूढ़ा हो जाए। तो ये सोच सोच कर आहें भरे कि उसने इन सब चंद एक को भी क्यों छोड़ दिया, जिन्हें वो ज़रा सी मेहनत से उल्लू बना सकता था। तो वो ये ज़रा सी मेहनत अब कर रहा था। उसने क्या कुछ नहीं किया, जो किया कम किया। हत्ता कि वो पिज़्ज़ा बॉय बनकर गर्ल्स हॉस्टल्स में भी जा रहा था, और उनके कमरों में मुख्तलिफ़ चीज़ें छोड़ छोड़ कर आता रहा। एमा के घर के आगे उसने बोर्ड्स का ढेर लगा दिया, और वो बोर्ड्स कुछ ऐसे थे कि एमा ने फ़ौरन उन्हें आग लगा दी। बाद में वो अपनी दोस्त के आगे बैठकर रोती रही और पूछती रही, क्या मैं ऐसी हूँ? ऐसी? पता नहीं वो किस ऐसी बारे में पूछ रही थी। क्या हाथ से बनाई उस चुपकली के बारे में, जिसके ब्राउन बाल थे और जिसने नीला गाउन पहन रखा था, और जो मुस्कुराकर केक काटते दुनिया से खूबसूरती हमेशा के लिए नापैद हो चुकी है का वाज़ेह ऐलान कर रही थी, और जिस पर लिखा था, हॉरर रीलोडेड, एमा इज़ बैक। बहरहाल, बाकायदा फ्रैंक वीक का आगाज़ उन्होंने मुंह पर मास्क रखे, हाथों में हथियार पकड़े, रात के अकेले वकेले जूनियर्स पर हल्ला बोलकर, उनके मुंह पर टेप चिपकाकर, उनके हाथ बांधकर, तुम अगवा कर लिए गए हो का सबूत देकर किया। साई और अमराहा का काम टेप चिपकाने का था। आलियान और कार्ल के हाथ में हथियार थे, और वीरा यूनी की सुपर गर्ल, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, बनी वहां से गुजरती है और अगवाकारों को ललकारती है कि वो पुलिस को बुला रही है, और फ़ोन निकालकर कान से लगाती है, और अगवाकार उन बेचारों की कनपटी पर खन रख देते हैं कि अगर फ़ोन किया तो ये गया जो गया। हाथ हिला हिला कर वीरा को मना करता है कि फ़ोन नहीं करना, जबकि वीरा को हर हाल में फ़ोन करना है। 1, 2, 3, और वो बेचारा गया। यही काम आलियान और कार्ल ने दूसरे हॉल्स में भी किया। उनका दोस्त मतलूबा स्टूडेंट के कमरे में देर रात तक वर्शमान रहता, दरवाज़ा खुला रहता, और ये कमरे पर धावा बोल देते। ये सब करते दोनों ने ये साबित कर दिया कि अगर उनका बिजनेस ना चला या उन्हें कोई जॉब ना मिली, तो वो कामयाबी से अगवाए वराए तवान का काम शुरू कर सकते हैं।
अगर कुछ फ़ायदा ना भी हुआ तो पुलिस भी ना ढूंढती फिरेगी या अखबारात में नाम भी ना आएगा। एक मुश्तरका प्रैंक जो तकरीबन सब डिपार्टमेंट से मुकर्रर वक्त किया, वो तीसरे लेक्चर के ख़त्म होने के बाद क्लासों से निकलकर कॉरिडोर्स में लेट जाने का था। वो सब चलने फिरने की जगहों पर बिछ गए और पूरी यूनि जाम हो गई। प्रोफेसर्स जहाँ थे वहीं आधे घंटे तक फंसे रहे। अगला प्रैंक उन्होंने लाइब्रेरी में किया। उन सब ने एक साथ लाइब्रेरी पर धावा बोल दिया और हर तरफ फैल गए। उफ! इस लाइब्रेरी ने उनकी कितनी नींदें उड़ा ली थीं। आज वो उसका सुकून उड़ाने आए थे। उन्होंने अपने आईफ़ोन निकाले और तेज़ म्यूज़िक चला दिया और कितने ही क्लाबाजियाँ लगाने लगे और सर के बल पंखे बने फ़र्श पर घूमने लगे। उन्होंने पूरे 30 मिनट तक लाइब्रेरी ब्लॉक रखी। देखा, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ऐसा कोई कहर नहीं टूटा पड़ा इल्म के समंदर पर। दुनिया चंद सौ साल तरक्की में पीछे नहीं चली गई और किताबों के सीने दुख से फट नहीं गए। अमराहा ने अपने प्रोफेसर्स की कारों को नोट्स से भर दिया था और कार्ल आलियान ने कारों को कफनज़दा कर दिया था। उन्हें सफ़ेद कपड़े से लपेट दिया था और इस पर प्रोफेसर्स की हाथ सादात और हाथ बातों को लिख दिया था। चंद डिपार्टमेंट से मार्च की सूरत ट्रिब्यूट दिया। वो फौजी अंदाज से परेड करते रहे और अपने अपने डिपार्टमेंट के सामने एक लंबी सलामी ज़मीन पर पैर मार मार कर और ऊंची आवाज़ें निकाल निकाल कर दी। और दूसरा ट्रिब्यूट कुछ यूँ था कि ऑक्सफोर्ड रोड पर साइकिलें ही साइकिलें थी हो गईं। इतनी साइकिल कि लगने लगा कि दुनिया में चार पहियों वाली मोटर इजाद ही नहीं हुई अभी। उन्होंने अपने मुंह यूओएम के लोगों से पेंट कर रखे थे। चंद अखबारात और मुकामी टीवी चैनल्स इसकी कवरेज के लिए वहाँ मौजूद थे क्योंकि कार्ल चाहता था इससे ग्लोबल फेम मिले। ग्लोबल ना सही, मुकामी फेम ज़रूर उसे मिलने वाली थी। पहले वो ऑक्सफोर्ड रोड और महलिका सड़कों पर साइकिलों से मार्च करते रहे। फिर वो यूनि के अंदर आ गए और पूरी यूनि का एक चक्कर लगाया। फिर वो सब एक महसूस रास्ते से गुजरे जहाँ रंगों से भरे तालाब नमा डिस्पोजेबल गत्ते रखे थे। उनकी साइकिलें मुख्तलिफ रंगों से गुजरने लगीं और फिर वो यूनि में फैल गए और यूनि की सड़कों को धनक रंगों में बदलते चले गए। प्रोफेसर और स्टूडेंट्स खड़े उन्हें देख रहे थे। यूनि का एरियल व्यू महफूज कर देने वाला था जिसे टीवी पर दिखाया जा रहा था। तो ये सब जा रहे हैं। ज़िंदगी में किसी तालीमी इदारे में जाने से ज़्यादा मुश्किल लम्हा कोई नहीं होता और उसी तालीमी इदारे को हैदराबाद कह जाने से बढ़कर कोई जज्बा उदास कर देने वाला नहीं होता। काश इंसान के हाथ में ये इख्तियार हुआ करे, अपनी महबूब चीज़ों को वो मुट्ठी में दबाकर दिल के करीब कर लिया करे। और यादें कितनी भी ताज़ा क्यों ना हो, वो होती तो यादें ही हैं ना। उन्हें कैसे भी तस्वीरों या डायरियों में मुकीद कर लिया जाए, ये माज़ी का हिस्सा बनती चली जाती हैं और हाथ हिलाती दूर से दूर चली जाती हैं। जो दरस का भाएं वाह किए खुशामदीद कह रही थी, अब वो हाथ हिलाते अलविदा कहने वाली है। अमराहा ने इन एहसासात को लेकर खुद को दिल गिरफ्तार होते देखा। वो काल के सर पर किताबें मार रही है, वो साई के पास बैठी रो रही है, वो वीरा की रोलर कोस्टर के पीछे बैठी खौफ से चिल्ला रही है, वो ऑक्सफोर्ड रोड पर साइकिल चला रही है, उससे आलियान को गिरा दिया है, वो ट्वीट पर ट्वीट लेकर खा रही है और वो उन्हें वापस करना खुद को भुलाती जा रही है। उसके दुपट्टे को स्टूडेंट एशियन फ्लैग कहने लगे हैं। उसके रोने पर मानचेस्टर के डूब जाने का डर है। यूनिवर्सिटी के सफ़र ने उसे कितना बदल दिया। वो सब उन्हीं साइकिलों पर बैठे मानचेस्टर की सड़कों को रंगीन करते मानचेस्टर शहर से दूर जा रहे थे। पहले कार्ल, साई और आलियान ने रेस लगाई, फिर कार्ल और वीरा ने, और वो उन्हें आलियान के साथ खड़ी होकर देखती रही।